गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से मैं बायोधमाल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए 12th बायोलॉजी लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में यूनिट 6 जो 12th का है, मैंने सिर्फ उस यूनिट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने सिर्फ उस पे ही डिस्कस किया था। आज से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, यूनिट 6 में हम लोग को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर कौन सा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, गुड। थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि स्पीसीज को कंटिन्यू रहने के लिए या अर्थ पे स्टेबल रहने के लिए कोई भी स्पीसीज यदि अपने आप को अर्थ पे लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करना चाहता है तो उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आपस में क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन करना होगा। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेगा? वो नए नए ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन में, यानी उस स्पीसीज का जो पॉपुलेशन होगा उसमें ऐड करता रहेगा। तो आप देखेंगे, आपने बायोडायवर्सिटी नाम सुना ही होगा। हम बाद में आपको बताएंगे भी क्या बायोडायवर्सिटी होता है। तो आप देखेंगे कि एक छोटे से भी इकोसिस्टम में, एक छोटे से एरिया में भी बहुत तरह के, बहुत टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो हर एक स्पीसीज जो है वो एक ही तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी स्पीसीज जो है वो अपने बॉडी डिजाइन के अनुसार, अपने हैबिटेट के अनुसार और दूसरे जो फिजियोलॉजिकल उनके कंडीशंस हैं उनके अनुसार वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग्स को या प्रोजेनीज को या यंग वंस को, देखिए प्रोजेनी, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सब एक ही है। सब किसको कहते हैं? उस ऑर्गेनिजम्स के बच्चे को, जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। यंग वंस कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, प्रोजेनी कह सकते हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है या अलग अलग जो स्पीसीज है वो अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अपने कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, अपने आप को पृथ्वी पे मेंटेन करने के लिए, अर्थ पे मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय करता है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी आपको आपका जो वहाँ पे यूनिट 1 था उसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो था उसमें भी आपने देखा होगा। तो अलग अलग तरह से वो एम्प्लॉय करते हैं। तो आज लास्ट क्लास में तो मैंने सिर्फ आपको बताया था रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है किसी भी स्पीसीज को अर्थ पे लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए। और भी हैं इंपॉर्टेंस और रिप्रोडक्शन के, जो जैसे ही मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो देन दैट टाइम आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। बट
for time being you just remember reproduction is must for the continuity of the species. देखो ऐसे समझो, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, यदि मैं रिप्रोड्यूस नहीं करता हूँ, यानी यदि मैं अपना यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करता हूँ, तो मेरे लाइफ पे कुछ नहीं आएगा. दैट reproduction is not a life threatening. If you don't do the reproduction, it does not mean you will die. ठीक है, जैसे ब्रीदिंग है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब क्या है? वाइटल प्रोसेस है. किसी भी लिविंग और द टाइम आई स्टॉप रेस्पायरिंग आई विल डाई. द टाइम आई हार्ट स्टॉप्स वर्किंग आई विल डाई. तो ये सब क्या है? ये सब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए के जिंदा रहने के लिए जरूरी है. पर यदि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे. पर यदि स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, मान लो आप रिप्रोडक्शन पे भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जीएसटी लग जाए, तो क्या होगा? हम सब मान लीजिए रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे तो हम सब नहीं मरेंगे, लेकिन क्या होगा? जैसे हमारा लाइफ स्पैन हम कंप्लीट करेंगे, टुडे वी विल बी सीइंग लाइफ स्पैन आल्सो, यानी जो भी हमारा लाइफ है जैसे हम वो कंप्लीट करेंगे देन वी विल डाई. तो यदि मेंबर्स नहीं करेगा रिप्रोड्यूस तो क्या होगा? लास्ट में वो स्पीसीज खत्म हो जाएगा. तो यदि जीएसटी लगा दिया जाए तो मान लिया सब रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो क्या होगा? ह्यूमन स्पीसीज जो होमो सेपियंस है वो क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो अब जीएसटी तो यहाँ पे मैनमेड हो गया ना, हम लोगों ने लगाया, तो मैनमेड हुआ. तो इसको ही कहते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक काउज. जब जो भी ह्यूमन जनरेटेड है यानी मैन मेड है तो उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. तो जीएसटी लगाने की वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे. रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन धीरे धीरे लगभग 100 इयर्स में खत्म हो जाएगा. तो ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा. तो लास्ट टाइम हमने आपको यही बताया था, रिप्रोडक्शन इज मस्ट, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीसीज फॉर इट्स कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ. ठीक है, समझ में आया? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. लेकिन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने के पहले यूनिट 6 में हम लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है. एक प्रोमिनेंट फिगर साइंस के, जो इंडियन साइंस के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं उनके बारे में इस यूनिट में दिया गया है. हम लोग पहले उनके बारे में देख लेते हैं. तो आपने देखा है जो सेकंड पेज है आपका यूनिट 6 का, कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से प्रोफेसर हैं, नाम बताइए. किसी ने पढ़ा है? मान लिया इससे क्वेश्चंस आ गए आपके नीट के एग्जामिनेशंस में, या कोई पूछ लिया, क्योंकि जिनका नाम है वो बहुत रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं. एनसीईआरटी बुक जो सबसे पहले लिखे हैं उसका भी क्रेडिट उनको ही जाता है. वो भी उस टीम में थे. 1964 में जब फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी का बुक आया तो उस समय उन्होंने भी अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया था. यस, व्हाट, क्या नाम बताया? यस, पी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी. तो हम लोग 5 मिनट्स में देख लेते हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो देखो, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो है इंडियन साइंस को वर्ल्ड में एक प्लेस दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे. पंचानन महेश्वरी वॉज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर.
साइंटिस्ट। और इन्होंने जो फील्ड चुना था वो था बॉटनी। तो ही वॉज अ ग्रेट बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया एंड ही मेड प्रेजेंस ऑफ इंडियन बॉटनी इन वर्ल्ड साइंस। इनके वजह से जो है इंडियन बॉटनी को एक रिकॉग्निशन मिला वर्ल्ड में। तो जब आप देखेंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में, तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो जयपुर राजस्थान था, और ये जन्म इनका जो था हुआ था वो 9 नवंबर 1904, और he passed away on 18th May 1966। नाउ प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है वो उनके एक टीचर थे, ग्रेट टीचर। उनका नाम था डॉक्टर W. डुडजियोन। डॉक्टर W. डुडजियोन, he was a teacher, American missionary teacher, and he was the teacher of प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ऑल्सो। और इनका प्रोफेसर डुडजियोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है प्रोफेसर माहेश्वरी के ऊपर में था। इनका जो बॉटनी के तरफ इंटरेस्ट गया, और प्रोफेसर माहेश्वरी हैं वो किस पे काम किए थे? मॉर्फोलॉजी के ऊपर में और एम्ब्रायोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के ऊपर में प्रोफेसर माहेश्वरी का ध्यान गया। तो ये जो गया था वो गया था इनके टीचर डॉक्टर W. डुडजियोन की वजह से। और डॉक्टर डुडजियोन का कहना था, क्या कहना था कि यदि मेरा स्टूडेंट मुझसे बेहतर करता है देन आई विल बी वेरी हैप्पी। मतलब प्रोफेसर डुडजियोन यूज्ड टू से that if my students do better than me, then that will be a great thing for me। मतलब इस तरह के वो टीचर थे कि मेरा स्टूडेंट मुझसे अच्छा करता है तो वो मुझे बहुत खुशी देगा। तो उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? देखिए बायोलॉजी में एक चीज है, जो वर्ड है ना, वर्ड से उसका मीनिंग पता हो जाता है। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मॉर्फो का मतलब होता है बाहर से हम लोग कैसे दिखते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, बाल हो गया, आंख, मतलब बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं। प्लांट को देखोगे तो क्या दिखेगा बाहर से? स्टेम्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, लिप्स होगा, फ्लावर का कलर होगा, फ्लावर किस तरह का है, ठीक है। तो जो बाहर से, जो हम लोग बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? मॉर्फो। एंड दिस यू नो दैट लॉग, ये कौन से वर्ड से आया है? लोगस। लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। आप देखेंगे ये लोगस आया है लॉगी वर्ड से, लोगस, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, जब हम लोग प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, देन वी कॉल दैट एज प्लांट मॉर्फोलॉजी, और यू कैन कॉल फाइटोमॉर्फोलॉजी। और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? फाइटोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। फाइटो का मतलब क्या होता है?
कोई भी बता देगा क्या होता है फाइटो का मतलब प्लांट। ऑलवेज रिमेंबर फाइटो का मीनिंग क्या होता है प्लांट। आर यू क्लियर? जू का मतलब क्या होता है? क्या होता है जू का मतलब? एनिमल। वैसे ही फाइटो का मतलब होता है प्लांट। मॉर्फो का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस। और लॉगी का मतलब हो गया टू स्टडी। सो व्हेन वी स्टडी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट, then that branch of botany is called phytomorphology। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब एनिमल में भी कहीं पे भी आप जब मॉर्फोलॉजी देखिएगा तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो बाहर से लोग कैसा दिखता है, हम कैसे बाहर से देखते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इनका प्रोफेसर महेश्वरी जो है वो किस में इंटरेस्टेड हो गए हैं? सबसे पहले प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस में, फाइटोलॉजी। ठीक है, फाइटोलॉजी का कौन सा ब्रांच? मॉर्फोलॉजी, यानी फाइटोमॉर्फोलॉजी। नाउ व्हेन यू सी, उसके बाद जब साइंस डेवलप कर रहा था इंडिया में उस समय टिश्यू कल्चर, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोलॉजी, बेसिक लेवल के एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी होती थी। We were not having advanced form of plant embryology। एनिमल में तो आप भूल जाइए, प्लांट में जो है पहले ये सब डेवलप किया, बाद में एनिमल में डेवलप किया। तो प्लांट जो है, तो जो क्रेडिट जाता है इंडिया में, अभी देखो आप बहुत सारे आप सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे, आपके टीचर्स भी बताए होंगे कि प्लांट जो है एंथर कल्चर्स होता है, अलग अलग टिश्यू कल्चर्स होते हैं और उनसे हम लोग प्लांट बना लेते हैं। टिश्यू कल्चर से प्लांट बनता है, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे। ठीक है, तो जो ये टिश्यू कल्चर है, ठीक है, व्हेन यू सी टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर या यू कैन सी टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों को लेकर टेस्ट ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन प्लांट के केस में, फ्लावरिंग प्लांट के केस में जो फर्स्ट टाइम इंडिया में किए वो थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टेम कल्चर, लीफ कल्चर, टिश्यू कल्चर, हम सेइंग स्टेम टिश्यू कल्चर, लीफ टिश्यू कल्चर, ये सब आप देखेंगे तो इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। तो प्रोफेसर माहेश्वरी जो है वो एम्ब्रायोलॉजी पे बहुत लार्ज और एडवांस्ड एक्सटेंट तक काम किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम एम्ब्रायोलॉजी जो इंडियन एम्ब्रायोलॉजी को जो है वर्ल्ड में जाकर एस्टैब्लिश किए। इन्होंने इनके वर्क को, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन जो किया था फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसको वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स ने एक्नॉलेज किया, बोले यस इंडिया ऑल्सो कैन डू। तो किसके वजह से? प्रोफेसर माहेश्वरी की वजह से। और ये किसका पार्ट था? आप टिश्यू कल्चर ले लीजिए, ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ, अभी तो हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जो टिश्यू कल्चर से हम लोग क्या, एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो से फिर प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डू यू नो व्हाट एम्ब्रियो इज? आप देख रहे हैं ना, प्रोफेसर माहेश्वरी ने एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर भी काम किया। तो व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी? फिर से लॉगी है, लॉगी का मतलब क्या होगा बताओ? जहां पे भी लॉगी आए ना तो इसका मतलब होता है टू स्टडी। और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाता है, दोनों फ्यूज होकर बना लेता है
एक स्ट्रक्चर, एक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, राइट। ये दोनों फ्यूज होगा, दोनों मिलके क्या बनाएगा, जाइगोट। उसके बाद इस पे बहुत सारा माइटोटिक डिविजन्स होगा और ये आप देखेंगे कुछ सेल्स के बनते जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ही हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। यानी जाइगोट से लेकर प्रोजेनी तक, यानी प्लांटलेट्स, जो छोटा छोटा प्लांट्स नहीं बन जाता है तब तक, यानी सिंगल सेल जाइगोट से लेकर मल्टी सेलुलर प्रोजेनी तक बनने का जो स्टोरी होगा, जो स्टेजेस होंगे, उसको हम, ठीक है, ये बहुत सारे स्टेज में होगा। तो ये जो इससे जाइगोट से लेकर प्रोजेनी तक का जो लाइफ है इसका, वो एम्ब्रियो के रूप में जीता है। यानी एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही फाइनली किस में डेवलप हो जाता है, प्रोजेनी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट। सो इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। तो एक तो ऐसे भी, लेकिन पंचानन माहेश्वरी के वर्क की वजह से हम लोग टिश्यू कल्चर से भी एम्ब्रियो वी कैन गेट, एंड दैट विल डेवलप इन प्रोजेनी ऑफ प्लांट्स और व्हाट यू कैन कॉल प्लांटलेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। So since he has done lots of work in the field of plant embryology, he has introduced new techniques in Indian embryology, plant Indian embryology. Therefore, he is known as father of Indian embryology. यानी कोई यदि पूछेगा इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, तो क्या बताएंगे, पी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। आर यू क्लियर? इंडियन एम्ब्रायोलॉजी का ही नहीं, इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के भी कौन है जनक, फादर, तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी। सो प्रोफेसर पी माहेश्वरी इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी और इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। क्यों इनको फादर बनाया गया एम्ब्रायोलॉजी का? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम he has introduced many new techniques or advanced technique in embryology. He popularized Indian, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, इन्होंने पॉपुलर बनाया था इसको। तो when you see this, then Professor Panchanan Maheshwari has written two journals also, magazines also। एक है फाइटोमॉर्फोलॉजी और दूसरा है बोटेनिका। ये देखो, बॉटनी से बोटेनिका हुआ, फाइटोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग अभी हम लोगों ने देखा था प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये दो मैगजीन्स भी ये इनके द्वारा निकाला गया था। एंड देन आई सेड इनिशियली प्रोफेसर माहेश्वरी वाज वन ऑफ द पायनियर राइटर ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। इन्होंने सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स लिखने में कंट्रीब्यूट किया था। सो यू विल सी दैट प्रोफेसर माहेश्वरी वाज अ ग्रेट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एजुकेटर, राइटर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे यही पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी और इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी? देन यू रिमेंबर इट वाज प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये हम लोग को याद रखना होगा। उसके बाद और कुछ याद रखना है तो याद रखिए, जो इनको इंटरेस्ट इनका कहाँ था, प्लांट मॉर्फोलॉजी में और प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में। फर्स्ट टाइम जो है टिश्यू कल्चर और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोफेसर माहेश्वरी के द्वारा इंडिया में किया गया था, ठीक है। तो व्हाट यू रिमेंबर, ही इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट
एम्ब्रायोलॉजी और इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। वेरी गुड। इनको कौन से एरिया में इंटरेस्ट था? व्हाट वाज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट? प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्या? प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। देखो एनिमल एम्ब्रायोलॉजी भी होता है, एनिमल मॉर्फोलॉजी भी होता है, तो इसलिए वी नीड टू डिफरेंशिएट। उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है कि इंडिया में जो फर्स्ट टाइम, आप कह सकते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन यू कैन से, ठीक है। तो सबसे पहले एम्ब्रायोलॉजी में टिश्यू कल्चर और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसने इंडिया में किया टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? यस, प्रोफेसर टी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो आप जस्ट यू रिमेंबर दिस 3 थिंग्स एंड दैट विल सर्व योर पर्पस। आप फिर नीट के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट पंचानन महेश्वरी, जो हम लोग को एनसीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। देखिए I have said what is it is Biodhamar NCERT line by line. So I thought it is essential to tell you about the scientists who are there in your NCERT books. तो इस यूनिट में हम लोग का जो है पंचानन महेश्वरी के बारे में पढ़ना था। So that I feel I have told you in detail, इससे ज़्यादा हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यू रिमेंबर प्रोफेसर महेश्वरी कहाँ बॉर्न हुए थे? जयपुर में, राजस्थान, ठीक है। प्रोफेसर जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे? प्लांट में, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर वाज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी और इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। ही फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो आप जस्ट यू रिमेंबर दिस मच, दिस इज एनफ। नाउ लेट अस, इसमें कुछ डाउट्स यदि हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। देखो जहां सी दैट आई टेल यू आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैव अगेन स्टार्टेड टेकिंग लेक्चर्स, और वो भी ऑनलाइन। देखो क्लास में पढ़ाना एक अलग चीज़ है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे सामने में होते हैं, उनको जो भी डाउट्स होता है वो हम लोग देखकर यहाँ वो पूछ लेते हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, या फिर पढ़ाते समय किसी बच्चे का फेस देखकर, ठीक है, कोई डल है, कोई ऐसी से कर रहा है, कोई ऐसे से कर रहा है, ऐसे से खुजला रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या सर बोले जा रहे हैं, तो हम लोग फेस रीडिंग करके फिर उनसे पूछते हैं भाई क्या डाउट है पूछो। तो वी आर एबल टू मेक आउट एंड देन वी एक्सप्लेन। जो भी डाउट है वो हम लोग वहाँ पे ही बता देते हैं बच्चों को। लेकिन ऑनलाइन में तो मैं वीडियो बना कर डालूंगा, फिर आप देखिएगा, हो सकता है मैं बहुत फास्ट वीडियो बना रहा हूँ या स्लो बना रहा हूँ, वो भी मुझे पता नहीं है। इट इज़ यू नो दैट यूनिडायरेक्शनल, वन वे, दोनों टू वेज तो है नहीं, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत टू वेज हम लोग बना लेंगे। आप कमेंट्स में जहाँ पे भी आपको परेशानी हो, हम आपसे बोल रहे हैं बायोलॉजी किसी भी लेवल का हो, ठीक है, आप कमेंट्स में, मान लिया मुझे नहीं आएगा तो हम बुक्स रेफर करेंगे, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करने का हम गारंटी देते हैं एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप कुछ भी, हम आपसे बोल रहे हैं 9th बायोलॉजी, आई विल रिक्वेस्ट यू आप 9th और 10th बायोलॉजी को एक बार पढ़ लो, उसी का अब सब जो है ना हम लोग उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, सब सारे टर्म्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे,
तो एक बार आप 9th 10th को रिवाइज कर लीजिए। आपको 9th से डाउट हो, 10th 11th 12th BSc लेवल का कुछ भी, बायो से जो भी आपको पूछना हो, जस्ट यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, तो हम आपको वो वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। एंड आई विल सी दैट आई मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांटेड टू नो, और जो भी आपका डाउट है उसको हम क्लियर कर पाएंगे। तो यार एक तो डिफरेंस है, क्लासरूम में जो हम लोग देखते हैं बच्चों को, या इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, तो उसके अनुसार देन वी एक्सप्लेन, वी टेक क्लास। लेकिन यहाँ तो आप जब देखोगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे तो यार पता नहीं लगेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ, बायोलॉजी जो है ना, वो हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। आप यदि उसको समझना स्टार्ट कर लीजिएगा, देन बायोलॉजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन, विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर होगा ऑफ योर यूनिट 6, ओके। And the first chapter we have to study class 12 यूनिट 6। 5 यूनिट आपका 11th का इसमें ऐड है, इसका पहला यूनिट है, और ये आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और पहला चैप्टर जो है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब आप जब देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लाइफ स्पैन, वी विल डिस्कस लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Second, then we will enter in reproduction, इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन we will see, then we will see its importance, क्या इंपॉर्टेंस है, हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं, बट दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट बनाकर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके लिए मेमोराइज करना या क्वेश्चन का आंसर लिखना, सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आप उसको पॉइंट फॉर्म में लिख पाएंगे। सो अगेन जस्ट आई विल टेल यू इन पॉइंट फॉर्म, एंड देन वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Types of reproduction. Third, we will see asexual reproduction. Asexual reproduction में different methods जो है, अलग अलग organisms के द्वारा अलग अलग types के asexual reproduction का जो methods होता है वो अपनाया जाता है। Under different conditions, we know that favorable conditions and unfavorable conditions। तो favorable conditions में organisms किसी और method से reproduce करेगा, ठीक है। unfavorable conditions होगा तो किसी और method से वो reproduce करेगा। So we will see all those things। अच्छा, favorable and unfavorable conditions क्या होता है, आप next time पढ़ कर आना, explain करेंगे। Then we will study about sexual reproduction। ठीक है,
हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो विल स्टडी इन दिस वे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग इन जनरल कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, किस तरह से गैमेट्स बनता है, ठीक है, उस प्रोसेस, गैमेट्स बनने के प्रोसेस को क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स कैसे बनता है, मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। फिर गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन होना है, तो दोनों जो मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है, दोनों को पास में आना है, ठीक है। यानी जब तक मेल और फीमेल गाना नहीं गाएंगे तब तक तो दोनों साथ में नहीं आएगा, तो दोनों साथ में कैसे आएंगे, ठीक है। फिर दोनों फ्यूज़ होगा, जब फ्यूज़ होगा तो हम लोग उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो जो है वो एक यंग वंस में, प्रोजेनी में, ठीक है, डेवलप हो जाएगा। तो ये ऑल द थिंग्स इन डिटेल वी विल सी, ठीक है। देखो आप ये सब कुछ 10th में पढ़े हैं, ठीक है, और 11th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको रिवाइज करते हुए थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड आई विल सी दैट यू are able to understand and enjoy this particular unit, what we call reproduction, ठीक है। तो फाइन, तो आज हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। विल सी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन है आप उससे क्या समझते हो, क्या है लाइफ स्पैन, ठीक है, व्हाट इट इज। आप इसको जीवन काल भी कह सकते हो, ठीक है। लाइफ यानी जीवन, स्पैन यानी काल। लाइफ यानी जीवन का समय भी कह सकते हो, ठीक है, लाइफ टाइम भी कह सकते हैं, ओके। सो यू टेल मी व्हाट इज दिस लाइफ स्पैन इज, कोई बताओ। सी दैट लाइफ स्पैन जो है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, मैंगो का ट्री हो, कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है टाइम बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। देखो व्हाट आई एम सेइंग, लाइफ स्पैन इज टाइम बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब वो जन्म लेगा और जब वो मरेगा, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। ऐसे समझो आप, ये जो है
ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। अब ये दोनों जो है गाना गाएंगे, डांस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या आप देखोगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी ये जो है मेल गैमेट्स बनाएगा और ये फीमेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है, ये स्पर्म और ये ओवम, एक और ओवम यू कैन से। अब ये दोनों मिलेगा और ये बना लिया जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, ओके। अब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो से होते हुए किसमें डेवलप हो जाएगा, यंग वंस में। यंग वन, इसको ही हम लोग प्रोजेनी भी कह सकते हैं और ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। प्रोजेनी प्लांट के केस में और ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, यंग वंस वी कैन से। तो ये यंग वन यानी ये इसका बर्थ होगा, ठीक है, बर्थ ना, ये एकदम छोटू सा सोया हुआ बच्चा है, ठीक है, जस्ट बॉर्न। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद आप क्या देखोगे, ठीक है, जुवेनाइल फेज से पास करेगा और उसके बाद आप क्या देखोगे, ये बड़ा हो रहा है, उसके बाद ये मैच्योर्ड होगा, बड़ा हुआ, अब देखो ये मैच्योर्ड हो गया, इसको जो है दाढ़ी मूछ आ गया, यानी अब ये मैच्योर्ड हो गया है, ठीक है, मैच्योर्ड यानी ये मैच्योरिटी अटेंड कर लिया है। जब मैच्योर हो जाता है तब ही एक्वायर्स द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है आफ्टर मैच्योरिटी ओनली एक्वायर्स द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी रिप्रोडक्शन कब कर सकता है, जनन कब कर सकता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, ये जो स्टेज है मैच्योर्ड हुआ, उसके बाद ये क्या होगा, फिर मैच्योर्ड के बाद फिर धीरे 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 क्या होगा, अब ये बुढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, स्किन वगैरह लूज होना शुरू हो जाएगा, कम सूखने लगेगा, है ना। और आप देखोगे क्या, लाठी लेकर चल रहा है, लाठी लेकर चल रहा है, स्टिक ले लिया है, ठीक है, लाठी लेके अब चलने लगा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बुढ़ा हो गया। उसके बाद आप क्या देखेंगे, फाइनली जो है दिस ऑर्गेनिज्म विल डाई। अब ये जो है मर गया, ठीक है, डाइड।
देखो एक चीज पक्का है, और पक्का क्या है? डेथ। डेथ इज सर्टेन। कितना भी ज्यादा कोई क्यों ना जिंदा रहे, ठीक है, पर एक टाइम आएगा when that living organism will die. Death is certain except for unicellular organism. We will see that, कुछ देर में देखेंगे। तो आप क्या देखोगे? रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये बना, तो ये देखो जस्ट बॉर्न जो है यहां से लेकर जो है ना यहां तक जन्म लिया और मरा, तो ये जो पीरियड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, मान लिया जन्म लिया, तो 0 ईयर हुआ, और ये मर गया मान लिया 72 ईयर्स में। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या है? 72 ईयर्स। लेकिन हम लोग स्पीसीज का जब कैलकुलेट करते हैं लाइफ स्पैन, देन वी टेक एवरेज। हम ही लोग में देख लो क्या होता है, आप अपने नेबरहुड में भी देखोगे तो कुछ लोग नेचुरली जो है 70 ईयर्स में मर जाते हैं, कुछ लोग 65 में मर जाते हैं, कुछ लोग 80 ईयर्स, कुछ 100 भी जाते हैं, 90 ईयर्स भी जाते हैं। तो वी टेक एवरेज, ठीक है, एवरेज। जैसे लाइक ह्यूमंस का अभी लाइफ स्पैन बढ़ा है, ठीक है, जैसे जैसे मेडिकल और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, अच्छे से मिलने लगा, आपको मिलने लगा, तो क्या हुआ जो है लाइफ स्पैन हम लोग का बढ़ा। तो अभी फॉर यू टेक 70 ईयर्स सपोज, तो 70 ईयर्स लाइफ, तो यानी 70 ईयर्स का मतलब है जन्म लिया और मरने तक उसने कितना लाइफ जिया, कितने दिन तक वो अर्थ पे रहा? 70 ईयर्स। तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? इट इज, देखो टाइम जो है ना, ईयर्स जो है वो टाइम को बताता है, तो 0 ईयर्स से 72 ईयर्स मान लिया, तो ये यहां से जन्म लिया और मरा, इसके बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। और इसको ही हम लोग कहते हैं जीवन काल, हिंदी में आप कहेंगे, ठीक है, और लाइफ स्पैन यहां से यहां तक। सो यू कैन डिफाइन लाइफ स्पैन इज the time between birth and natural death। देखो डाइड कैसे? डाइड कैसे? नेचुरल डेथ। हो सकता है ना कि हम रोड पे जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है किसी को कोई ड्रेडफुल डिजीज हो गया, ठीक है, जैसे अभी क्या आया था? कोविड-19, कोरोना। तो कोरोना से बहुत लोग, मान लें किसी को कोरोना हो गया और वो 35 ईयर्स में मर गया, तो दैट वाज नॉट नेचुरल डेथ। वो कौन सा डेथ था? बीमारी की वजह से, वैसे एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। तो डेथ, whenever you will define just death, you don't write, you have to write natural death। वो जो कीवर्ड जो यहाँ पे है वो कौन सा है? नेचुरल। तो आपको क्या यहाँ पे जरूरी है डेफिनेशंस में लिखना? डेथ के पहले नेचुरल जोड़ देना है, नेचुरल डेथ। सो यू कैन डिफाइन लाइफ स्पैन इज द टाइम स्पेंड बाय एन ऑर्गेनिज्म from his or its birth to his or its natural death। यानी टाइम है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का, ठीक है। आर यू क्लियर? अभी देखो हम यहां पे कुछ बता देते हैं हम आपको। दिस इज क्लियर।
अभी देखो ये जो स्टेज है ना, ये जब ये मैच्योरिटी अटेंड किया ये, तो